नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 अक्टूबर 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैप्पी दशहरा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी हमारे पास में, देखो एक तो हम देखेंगे जो पशुओं के लिए जो चारा होता है फॉडर, वो भी महंगा हो रहा है। उसको लेकर के रिपोर्ट आ रही थी, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। दूसरा ये है कि कल प्रचंड नाम से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उसका मतलब पहला हेलीकॉप्टर जो है इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया गया है, तो उसके क्या मायने हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई चाइना पे कितना विश्वास किया जा सकता है, जिस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस है उसको हम एनालाइज करेंगे। फिर हम जानेंगे कि सिविल सर्वेंट्स के लिए अभी जो मिशन कर्मयोगी स्टार्ट हुआ है उसके क्या मायने हैं, कैसे कैसे हमें गुड गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अगर सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हैं, इनको देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है सेकंड गैसिंग बीजिंग। अरुण प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। अरुण प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि देखो 20th नेशनल कांग्रेस होने वाली है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है, इसी मिड अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर 2022 के बीच में, अभी 15 तारीख के लगभग शेड्यूल्ड है। अब सवाल ये है कि अभी माहौल इस तरीके से बन रहा था कि जैसे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अगेंस्ट में मिलिट्री ने कू कर दिया है, या ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। पर अभी तक जो कहते हैं ना कि सब कुछ डस्ट सेटल होने के बाद में ये क्लियर हुआ है कि अभी तक तो ये चांसेस हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का 3rd 5-year टर्म है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब उनको कोई अभी थ्रेट नहीं है। पर वही चीज़ है कि चाइना में पॉलिटिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इसके बारे में देखो किसी को पता ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इसके बारे में पता पड़ता है जब सारा कुछ हो जाता है, उसके कोई 1 साल मतलब 6-7 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं वहाँ पे। अब देखो सवाल क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब जब भी चाइना में डोमेस्टिक क्राइसिस आए हैं उसका फॉल आउट हमें देखने को मिलता है बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि हम भी उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए भी ये चीज़ कहीं ना कहीं कंसर्निंग है कि चाइना में जो पब्लिक है ना उसको पागल बना के रखा जाता है कि भाई हम कैसे, आप कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो किस तरीके से चाइनीज़ लोगों की प्रोटेक्शन का काम कर रही है। क्योंकि 1950s के टाइम पे जिस तरीके से इंटरनल इश्यूज क्रिएट हुए थे वहाँ पे चाइना में, उनको दबाने के लिए चाइना ने 1962 वॉर हमारे साथ में छेड़ा था। ठीक है, उसके पीछे ये बता कर कि देखो बॉर्डर्स पे कितनी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक करने के लिए रेडी बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें साथ में रहना होगा। और फिर बाद में वो जो एक कहते ना कि एक शूडो नेशनलिज्म का जो आइडिया है उस पर फिर वो काम करने लग जाते हैं। अब बात ऐसी है देखो कि 16 राउंड्स की बातचीत होने के बाद में विड्रॉवल हुआ है या फिर डिसएंगेजमेंट हुई है गोगरा हॉट स्प्रिंग की अगर बात करें। ठीक है, अभी भी 2 एरियाज और हैं जहां पर अभी भी एंगेजमेंट चल रही है, आमने सामने हमारे ट्रूप्स हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली उन एरियाज में हमारा खुद का रूटीन पेट्रोलिंग हुआ करता था, बट चाइनीज ट्रूप्स अब हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखो 2020 में कोविड के बाद में गलवान क्लैश हुआ, फिर उसके बाद में दोनों तरफ से 50 से 60 हज़ार ट्रूप्स डिप्लॉय हुए लद्दाख रीजन में। ठीक है, ऐसा चाइना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बेसिकली, पर फिर भी इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा जवाब देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत बेकार रहे हैं चाइना के साथ में। जैसे अभी देखा आपने, कल परसों की न्यूज़ थी कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में डिप्लॉयड, वो कह रहे हैं कि हाँ इंडिया चाइना के बीच में तो सब बढ़िया हो गया, सब नॉर्मल है, कोई लोड वाली चीज़ ही नहीं है, और जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई है। मतलब माहौल बनाते हैं झूठे एक नंबर के। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमने हमारी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है चाइना का बिहेवियर क्या है। ये तो क्या था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग से पहले इंडिया को वहाँ पर बुलवाना था चाइना को, और इस परिस्थिति में फिर उन्होंने डिसएंगेजमेंट के लिए एग्रीमेंट किया। ठीक है, देखा जाए तो 2020 से पहले लद्दाख में जो स्टेटस था कि कहाँ पर इंडियन ट्रूप्स थे, कहाँ पर चाइना के ट्रूप्स थे, उन चीज़ों की अगर बात करें तो क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी एज इट इज़ वो चीज़ रिज्यूम कर देगी? तो इस पर बहुत बड़ा सवाल है कि लगभग नहीं करेगी, क्योंकि चाइना की पॉलिसीज इस तरीके की रही है कि कैसे भी करके अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। और जो पाम एंड 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है, जिसमें तिब्बत को तो हथिया लिया, बाकी 5 फिंगर्स में एक हो गया लद्दाख हो जाएगा, एक नेपाल हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक भूटान हो गया, और एक अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया। ये सब चाइना अपना खुद का पार्ट मानते हैं।
तो ऐसी परिस्थितियों में 2020 से पहले का जो स्टेटस को है वो मेंटेन होना लगभग लगभग लुप्त हो चुका है। ये हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ रिपीट होगा 2020 से पहले जो स्टेटस था वो। तो ऐसे में हमें अभी चाइना के पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करना होगा कि चाइना ने क्या हमारे साथ बिहेव किया है। देखो ये चीज़ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पहले ही बोल दी थी कि इंडिया चाइना रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज के थ्रू निकल रहे हैं। ठीक है, अब चाइना का पास्ट बिहेवियर देखते हैं। देखो 1949 में चाइना में सिविल वॉर खत्म होता है और कम्युनिस्ट रिजीम स्टैब्लिश हो जाता है मेनलैंड चाइना में, और उसके पहले जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो फिर भाग करके अपनी जान बचा करके ताइवान में सेटल हो जाता है। इस तरीके से मेनलैंड चाइना में किसकी पकड़ हो गई? कम्युनिस्ट पार्टी की। अब होता क्या है कि चाइना में अब वहाँ पर डोमेस्टिक इश्यूज आने लग गए। ठीक है, अब वो डोमेस्टिक इश्यूज ऐसे थे, कम्युनिस्ट पार्टी अपनी, भाई सीधी सी बात है कि डेमोक्रेटिक टेस्ट वाले जो लोग थे उन लोगों को एकदम से आप ये कह दो कि भाई आपके पास में चॉइस ही नहीं है, आपके पास में केवल कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वोटिंग की बात भी अगर की जाए वहाँ पे, तो इंटरनल जो इश्यूज थे ना उनको सेटल आउट करने के लिए चाइना क्या करता है, एक्सटर्नल इश्यूज को हाईलाइट कर देता है। चाहे फिर वो कोरिया हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे रशिया, वियतनाम, इंडिया, इनके साथ में लड़ाई शुरू कर देता है चाइना, जिससे कि वो अपने लोगों को शांत कर सके। ठीक है, सीनो इंडियन वॉर जो है उसमें देखो उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन कौन था? चाइनीज प्रेसिडेंट माओ जेडांग। ठीक है, इस बंदे ने अपनी तरफ से ग्रेट लीप फॉरवर्ड करके प्रोग्राम चला रखा था। इसके चलते ये देखो लगभग 20 से 25 से 30 मिलियन, 2.5 से 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी भुखमरी की वजह से, और जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी तरफ से एट्रोसिटीज ढाई थी उसकी वजह से। तो ये एक डोमेस्टिक इशू क्रिएट होगा। इसको सेटल करने के लिए चाइना ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया इंडिया पे, और क्या दिखाया कि देखो किस तरीके से इंडिया हमारे लिए एक थ्रेट है और इंडिया को एक सबक भी सिखाना था, इसलिए हमने लड़ाई लड़ दी। तो डोमेस्टिक मुद्दों को माइन्यूट करने के लिए चाइना इस तरीके की स्ट्रेटजीज यूज करता आया है। और ये जो चाइना ने अटैक किया था 1962 में, इसमें पहले बीजिंग ने दोनों सुपर पावर्स यूएसएसआर और यूएसए दोनों से कॉन्फिडेंस लिया था कि हाँ भाई आप लोग तो कहीं हमारे साथ में कोई पीछे से अटैक तो नहीं कर दोगे, हम उधर लड़ने जा रहे हैं इंडिया के साथ में। तो उस टाइम देखो यूएसए के साथ में भी हमारे इतने अच्छे रिलेशन थे नहीं, तो यूएसए ने तो बोल दिया कि कोई बात नहीं है, ताइवान का मुद्दा हम हाईलाइट नहीं करेंगे, आप तो मस्त रहो। और दूसरी तरफ मॉस्को ने भी कह दिया कि देखो जी हमारा तो न्यूट्रल स्टैंड रहेगा सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट के अंडर में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चाइना को कॉन्फिडेंस मिल गया, अटैक कर दिया। ठीक है, अब इंडिया को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ भाई जो शिनजियांग प्रोविंस है उसको तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाई जा रही है, काराकोरम रोड। ठीक है, और वो जो रोड है वो अक्साई चिन, जो कि इंडिया का पार्ट था, इंडिया का पार्ट है, ठीक है, जो कि चाइना ने भी ग्रैब कर रखा है। तो इंडिया के इस पार्ट के थ्रू रोड बना दी, चाइना ने रोड बना दी, और उसके बारे में इंडिया को पता पड़ता 1955 में। तब तक बहुत हद तक लेट हो चुका था इंडिया। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट की और अपने ट्रूप्स को पहुंचाया कहां तक? जहां पर चाइनीज ट्रूप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थे। अब ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी ना, ये बेसिकली एक रिएक्शन थी, एक्शन नहीं था, रिएक्शन था कि चाइना बहुत आगे आ गया है, अक्साई चिन वाले एरिया को कैप्चर कर लिया है और वहां पर रोड बना करके अपनी खुद की पकड़ बना रहा है। तब जाकर के फॉरवर्ड पॉलिसी के नाम पर हमने हमारे ट्रूप्स को आगे पहुंचाया था। अब देखो चाइना ने अटैक जब किया था 1962 में तो 2 स्टेजेस में किया था। एक तो प्रिलिमिनरी ऑफेंसिव अक्टूबर 20 के लगभग, और एक था मैसिव असॉल्ट, और ये नवंबर के लगभग, मतलब 1962 का पूरा साल लड़ाई में बीता था चाइना के साथ में, ये कह सकते हो। चाइनीज हमारे जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने तब तक लड़ाई की जब तक एक भी सोल्जर प्रेजेंट था, तब तक लड़ाई की जब तक एक भी बुलेट प्रेजेंट थी उनके साथ में। पर वो सारा का सारा कहाँ चला गया? बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिला। फिर बाद में चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर डिक्लेयर कर ही दिया था। तो ये सिनेरियो वहां पर क्लियर होता है। अब आप देखो कि एक नैरेटिव निकल के आया था, सवाल ये था कि चाइना ने एग्रेशन दिखाया या इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी के जवाब में चाइना ने एग्रेशन दिखाया। तो इस चीज को एक आप कह सकते हो बिल्कुल न्यूट्रल पर्सनालिटी ने अपनी तरफ से बताया, जो कि एक स्वीडिश ऑथर रहे हैं और उन्होंने चाइना इंडिया एक्सपर्ट भी रहे, नाम है बर्टिली लिंटनर। ठीक है, इन्होंने बताया 1962 वॉर जो है वो इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी तो
बाद में स्टार्ट हुई थी। चाइना ने अक्टूबर 1962 से पहले ही ऑर्डर्स दे दिए थे अटैक करने के लिए। इसका मतलब ये है कि चाइना ये नहीं देखेगा कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। चाइना को अटैक करना होगा तो वो करेगा। इसलिए हमें ये यहाँ पर लेसन लेना होगा, और ऐसे में हम बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि चाइना खुद से वापस नहीं आएगा। चाइना डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इंडिया ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी के बेसिस पे जो रिप्लाई दिया था, उसके पहले जो सिनेरियो क्लियर हुआ तो पता पड़ा कि लगभग 80,000 चाइनीज मिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉयड थे। तब जाकर के हमने जवाबी एक्टिविटीज़ की और इंटेलिजेंस गैदर करके फिर हमने इकट्ठा किया, पर वही चीज़ है, तब तक हम बहुत लेट हो चुके थे। देखो, चाइना जब कभी भी अपना काम करता है ना, इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करता है, ठीक है, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें समझनी होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि चाइना में जब भी डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना, दैट मीन्स डोमेस्टिक क्राइसिस आ जाते हैं, तब चाइना उसको साइड करने के लिए या फिर उसको साइलेंट करने के लिए, डोमेस्टिक ऑब्जेक्शन को साइलेंट करने के लिए अपने नेबरहुड के साथ में लड़ाई करता है। दूसरी चीज़ ये कि 1962 का जो वॉर था वो इंडिया को इसलिए डिफीट देखनी पड़ी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे, ठीक है। हमारे पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी बरती, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमें डिफीट मिली 1962 में। फिर आप देखो, चाइना ने जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ की है, उनको दो आइडियाज से हम देख सकते हैं। एक तो बोला जाता है सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग। इसमें क्या बोला जाता है कि सलामी स्लाइसिंग, एक जैसे चाइना जो है पहले यहाँ पर अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करेगा, फिर थोड़ा सा आगे पहुँचाएगा, फिर थोड़ा सा आगे पहुँचाएगा, फिर थोड़ा सा आगे पहुँचाएगा। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे एक मतलब एक एरिया को जिसको ग्रैब करना है चाइना को, उस एरिया को वो डिवाइड कर देगा छोटी छोटी स्ट्रिप्स में और अपने अपने ट्रूप्स को आगे आगे बढ़ाता जाएगा। अब मान लो इंडिया की तरफ इस तरीके से आए हैं चाइनीज ट्रूप्स। अब इंडिया को पता पड़ा यहाँ पर पहुँचने के बाद में कि हाँ जी चाइनीज ट्रूप्स हैं वो इतनी आगे आ चुके हैं, तब इंडिया अपने ट्रूप्स भेजे अगर, तो क्या होगा यहाँ पर कि चाइना फिर वहाँ पे लड़ेगा नहीं, फिर चाइना क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा कि हाँ चलो ठीक है हम वापस पीछे चले जाते हैं। अब वो पीछे जाएंगे ना तो वो ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, यहीं तक रुक जाएंगे, कह देंगे ना हाँ हम पीछे हट गए ना, आप लोग भी पीछे हट जाओ, और इतना एरिया चाइना ने ग्रैब कर लिया। ये रहता है सलामी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट चाइना के द्वारा। देखो, अरुणाचल प्रदेश जिसको सदर्न तिब्बत के तौर पे कंसिडर करता है चाइना, अरुणाचल प्रदेश नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसका नाम बाद में अभी अरुणाचल प्रदेश चल रहा है हमारे यहाँ पे, और उसको चाइना जो है वो सदर्न तिब्बत के तौर पे देखता है, वहां पर एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चाइना पे हम इस तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए। चाइना कभी भी सलामी स्लाइसिंग के बेसिस पे आगे बढ़ सकता है, 10 कदम आगे जाकर के 2 कदम पीछे आएगा या 5 कदम पीछे आएगा तो 5 कदम की जमीन तो हड़प ही ली ना, वो चीज करता है चाइना। तो ऐसे में हम ये आशा करें कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस रख करके बायलैटरल इश्यूज को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो आंसर है नो, हो ही नहीं पाएगा। चाइना विश्वसनीय पात्र नहीं है। अब देखो, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पिछले 9 महीनों से खाली थी, अब जाकर के उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो पहली चीज तो ये जो एक तरीके से लेट लतीफ़ी की जो आदत है ना हमारे यहाँ पे, उसको करेक्ट आउट करने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि अभी जो न्यू सीडीएस है वो कुछ भी नया इनोवेटिव या नया इनोवेशन इंप्लीमेंट ना करें तब तक, जब तक कि हम हमारी खुद की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ा ना ले। कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया कि हमारे ऊपर कोई अटैक करे तो हम उसका जवाब अच्छे से देने के लिए जब तक तैयार नहीं हो आज की पॉलिसीज के हिसाब से, तब तक हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। दूसरी अगर चीज देखें तो आज के टाइम पर चाइना जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, ठीक है, और उसमें प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। क्या हमें वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्या हमें लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए इंश्योर करने की जरूरत है, और किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, इन चीजों पर हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट कर लेनी होगी, तब जाकर के चाइना जैसी प्रॉब्लम को हम हैंडल कर पाएंगे। तो ये है चाइना जो ना, ये सलामी स्लाइसिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लैंड में ही नहीं वाटर्स में भी अप्लाई कर रहा है धीरे धीरे अपने एरिया को। अब जैसे 9 डैश लाइन है साउथ चाइना सी में, ठीक है, वहां पर चाइना अपनी पकड़ कैसे बना रहा है, धीरे धीरे बढ़ाता बढ़ाता बोल दिया, वहां पर एक एक दो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए और बोल दिया देखो ये हमारे टेरिटरीज हैं। और करते करते आज वियतनाम, फिलीपींस या आसियान कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के में ज्यादातर कंट्रीज की सरदर्दी बन चुका है चाइना। तो ये हाल है चाइना के। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है फाइनर स्टील अ बेटर फ्रेमवर्क। देखो स्टील फ्रेमवर्क बोला जाता है सिविल सर्विसेज को इंडिया में, हम जानते हैं, क्योंकि ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, सिविल सर्वेंट्स जिनको हम बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो ये कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सरकारें तो देखो आती है जाती हैं बदलती रहती हैं, पर कंट्री फिर भी कंटिन्यू करता है ना, तो उसके पीछे सिविल सर्विसेज का ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो आर्टिकल लिखा है एस बाला सुब्रमण्यन जी के द्वारा। तो इन्होंने ये कहा है कि देखो सिविल सर्विसेज जो हैं वो हमारे देश में हमेशा से पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात कर लो या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात कर लो, हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है। पर आज हम जब 75 साल हमारी इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारे सिविल सर्विसेज को रुकना होगा, थोड़ा पॉज देना होगा, रिव्यू करना होगा और खुद की जो काम करने की अप्रोच है उसको फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा, जिससे कि हम पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट कर सकें। क्योंकि आज के टाइम पर जो एक रियल पॉइंट है दैट इज कि सिविल सर्वेंट नहीं है कोई, ठीक है, मतलब आप कर्मचारी नहीं है, कर्मयोगी बने हैं वो। कहने का मतलब ये है कि आपको डेडिकेशन के साथ में काम करना होगा, प्लस लोगों की क्या सेंसिटिविटीज है वो समझनी होगी, और कैसे हम इंडिया को प्रोग्रेस करा सकते हैं उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा। इसके लिए देखो कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें समझने होंगे। सबसे पहली चीज़ तो देखो आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। जिस तरीके से आज हम खुद, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ पढ़ रहे हो, डिस्टेंस का कोई वो नहीं है, सेकंडों में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कर दिया है। तो एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन सिटीजन्स के पास में रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट को भी इसी तरीके से काम करना होगा कि जो रिमोट एरियाज में बैठे हुए लोग हैं जिनके पास में सीधा इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, उनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि हाँ जी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा, जिस तरीके से आईसीटी की वजह से आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कितना आसानी से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ों को समझाने की कोशिशें की जाती है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सिटीजन्स भी उन वीडियोस को देख करके समझते हैं। आज आप खुद देख सकते हो गाँव में बात हो रही है कि यूक्रेन पे अटैक का क्या हुआ, 2 सेकंड में क्लिक करते हैं यूट्यूब पे वीडियो और देख लेते हैं कि अच्छा ये चल रहा है यूक्रेन में, अच्छा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, इंडिया ने अब की बार एब्सटेन किया है, अच्छा अब की बार रशिया के खिलाफ में कोई बात बोली है कि नहीं बोली है, एससीओ में क्या बात बोली है, सेकंडों में। मतलब आप देखो कि हर चीज एकदम क्लिक अवे है। तो इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी हो गई है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी प्लस मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत हद तक मैच्योर हो रही है, जहां पर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होती है वोटिंग के टाइम पे, ठीक है। और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी लोग बहुत ज्यादा अलर्ट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी कैंपेन अपनी तरफ से, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैंपेन जब भी करती हैं, तो हेल्थ, एजुकेशन, सोशल बेनिफिट, इनको लेकर के जो भी अनाउंसमेंट करती है ना, उनको लेकर के 2 मिनट में वहां पर देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि देखो इस फला पार्टी ने ये बात कही थी, अब की बार तो ये काम किया ही नहीं है। तो बोले इस तरीके से अवेयर और इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है ना, उसके चलते जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बिल्कुल भी अपनी पुराने मेथड पे काम नहीं कर सकते, उनको अपने आप को अपडेट करना होगा। फाइनली नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी तो हेल्प करेंगी ना। देखो जो टेक्नोलॉजीज अपने आप में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अपने आप में चैलेंज के तौर पे इमर्ज होकर के आ रही है ना, सिविल सर्विसेज के लिए, वही टेक्नोलॉजीज आप अपनी गवर्नेंस में भी यूज करो, है कि नहीं। जैसे कोविड के टाइम पे यूज किया गया था कि कैसे भाई आप अपनी अनाउंसमेंट कर दिए सेकंडों में यूट्यूब चैनल पे, या फिर जो भी कुछ अनाउंसमेंट कर, लॉकडाउन अनाउंस करना था पूरे देश में, इंडिया जैसे बड़े कंट्री में लॉकडाउन अनाउंस करना बहुत बड़ी चीज थी, राइट। पर फिर भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो कनेक्टिविटी थी उसके बेसिस पे सेकंडों में पता पड़ गया कि हाँ जी कल से लॉकडाउन है, अपने को बाहर नहीं निकलना। तो वो आपने यूटिलाइज किया उस टेक्नोलॉजी को। तो बोले ये 3 फैक्टर्स हमें समझने होंगे। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं चैलेंज भी समझा रहे हैं हमें कि क्या चैलेंज है सिविल सर्वेंट्स के सामने, और क्या मतलब टूल्स हैं जिसके बेसिस पे उन चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है। तो ऐसे में राइटर बोल रहे हैं कि इंडिया में जो इंडियन स्टेट है, दैट मीन्स भारतीय सरकारें है ना, उनको पार्टनरशिप स्टेट के तौर पे काम करना होगा। पार्टनरशिप स्टेट का मतलब क्या हुआ
चाहे सेंट्रल लेवल पे पीएमओ हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, नीति आयोग हो, आईसीएमआर हो, इन सब ने मिलकर के काम किया था कोविड के टाइम पे, या फिर हम ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्लस जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर का भी बेस्ट एग्जांपल कोविड के टाइम पे इंडिया ने दिया वर्ल्ड ओवर। या फिर हम कहें कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सिविल वॉलंटियर्स, एनजीओ सब ने साथ मिलकर के कोविड को कंटेन करने की कोशिश की और हम सक्सेसफुल बहुत हद तक रह पाए। वो बात अलग है कि बहुत हमारे प्रियजनों की डेथ्स भी हुई, पर फिर भी हमने बहुत हद तक टैकल जो किया वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के गाल पे एक तमाचा था। क्या कि भाई इंडिया में पता नहीं कितने लोग मरेंगे, ये एक परसेप्शन था पहले, पर फिर भी एक पार्टनरशिप स्टेट के तौर पे जब काम किया ना तो उसका रिजल्ट ये रहा कि वायरस ने कितना ही हैवॉक मचाया हो, हमने हमारे प्रियजनों को और हमने हमारी खुद की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया। तो उसके चलते आप देख सकते हो कि पार्टनरशिप स्टेट पे काम करने की जरूरत है, ना कि डिक्टेटर स्टेट पे, है ना। चाहे सिविल सोसाइटी हो, सिविल सिटीजन्स, वॉलंटियर्स हो, उन सबका साथ में आना है कि नहीं। इकोनॉमिक इफेक्ट जो आया लॉकडाउन की वजह से, उसमें एक दूसरे का साथ देना और गवर्नमेंट के द्वारा जो पैकेजेस हैं वो अनाउंस करना, ये सारी चीजें मिलकर के शो करती हैं कि बेशक हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, पर ये जो 3 फैक्टर्स हमने देखे ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अवेयर सिटीजनरी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस, इन तीनों को हमने प्रॉपर यूटिलाइज किया और एक तरीके से कह सकते हैं ना एग्जाम्पल सेट कर दिया कि किस तरीके से पार्टनरशिप स्टेट है वो काम कर सकता है। और इसमें कोलैबोरेशन, एडेप्टिवनेस, क्रेडिट शेयरिंग, परसुएशन, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये कुछ प्रिंसिपल्स रहे, जहां पर सबसे पहले तो एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया जिसमें कि सबको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम मिल जाए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कैसे भी हो, जल्दी से जल्दी मैन पावर तैयार करनी। दूसरी चीज, साथ मिलकर के काम करना है, जो परिस्थितियां उनको समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। किसी को भी ऐसा नहीं कहना कि हाँ जी मैंने किया ये काम, नो, हम सब ने मिलकर के ये काम किया। दूसरा, परसुएशन, कॉर्जन नहीं करना पड़ेगा, नहीं आपको मार, जैसे चाइना में देखो, चाइना में अभी 0 कोविड पॉलिसी चला रखी है। 0 कोविड पॉलिसी में अगर कोई भी रोड पे निकल गया तो आप देखो बिल्कुल साफ कर देते हैं वो लोग, ठीक है, बिल्कुल क्लीन, मतलब ये मानो कि उनको एकदम आइसोलेट कर दिया, हार्श उनके ट्रीटमेंट है वहां के सिस्टम के। जबकि इंडिया में लॉकडाउन फर्स्ट लगा उस टाइम पे तो इतना क्राइसिस आया नहीं था, लोगों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। सेकंड लॉकडाउन लगा था 21 में 2021 में, तो उसमें थोड़ा सा क्राइसिस इकोनॉमिकल हो चुके थे क्योंकि सेविंग सारी खत्म हो गई थी। पर जब आगे लॉकडाउन लगाने की बात आई तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दे दी कि भाई आपको जैसा लगे कि आपके स्टेट में ज्यादा ग्रेवर सिचुएशन है तो उसके हिसाब से आप एक्शन लो, तो वो ऑटोनॉमी दे दी ना। इससे क्या हुआ, एक प्रॉपर मैनर में आपने रिलैक्सेशन दी। वहां पर लोगों को इंडिया में सरकार ने या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने परसुएशन पे ज्यादा विश्वास किया कि भाई किसी पे दबाव नहीं बनाना है, उनको लॉजिक हमें समझाने हैं, फिर वो अपने आप इन्फॉर्म डिसीजन ले लेंगे। तो इसका फायदा क्या रहा कि कोई परेशान भी नहीं हुआ और कोविड को टैकल भी हम कर पाए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कोविड के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही मिशन कर्मयोगी जो है वो स्टार्ट होता है। मिशन कर्मयोगी, जिसकी फुल फॉर्म यहां पर देख सकते हो, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके अंडर में तो कोविड के एक्सपीरियंसेस से 3 डिफरेंट तरीके के ट्रांजिशन समझ में आए। ट्रांजिशन का मतलब काम करने के तरीके में बदलाव, ठीक है, और वो जो बदलाव थे उन्हीं को सम अप करके क्या बोल दिया, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसी को बोल दिया गया है क्या, मिशन कर्मयोगी। अब इसमें 3 ट्रांजिशन क्या क्या थे। सबसे पहला तो कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका माइंडसेट चेंज करना कि भाई आप कर्मचारी नहीं हो, कर्मयोगी हो। दैट मीन्स कर्म को करते करते आप एंजॉय करोगे या फिर आप ये समझोगे कि मुझे मेरा काम को प्रायोरिटी देनी है। दूसरी चीज ये आपकी हो जाएगी कि जो वर्क प्लेसेज हैं, काम करने के जो स्थान है, वहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी एक इंडिविजुअल को, किस बेसिस पे कि कैसे हम सिविल सर्विसेज के थ्रू लोगों की वेलफेयर इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परफॉर्म करनी है एक एक इंडिविजुअल को। तो उसमें ये देखना है कि सिविल सर्वेंट्स को जब भी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना, क्या कंस्ट्रेंट्स है उनको करेक्ट आउट करना। तीसरा ट्रांजिशन कि पब्लिक जो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट मीन्स गवर्नमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ रिक्रूटमेंट, ये मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वहां पर कुछ है तो कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है,
कोई यूँ मान लो कि पुराने लॉज हैं जो अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उनको अगर अमेंड करना है, या फिर ये कहें कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोसाइटी या पब्लिक का वेलफेयर कर सकते हैं, तो उसमें रूल बेस्ड सिस्टम की बजाय फोकस किया जाए रोल बेस्ड पे। दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल की कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे, जिस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है, उस डिपार्टमेंट के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी है, उसके हिसाब से उनको टास्क अलोकेट करना। तो बोले ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें इमर्ज होकर के आई। मैं फिर से समअप कर देता हूं, एक बार समझ लेना। पहला तो माइंडसेट चेंज होना कि भाई कर्मचारी नहीं हो आप, कर्मयोगी हो। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये ध्यान में रखते हुए कि किसी भी काम को करने में सिविल सर्वेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी काम, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। और तीसरा, रूल बेस्ड सिस्टम की बजाय रोल बेस्ड सिस्टम, कि भाई आपका काम ये होगा और इसके हिसाब से आपको काम कर लेना। वो कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे हो जाएगा, और उसमें फिर उनको काम करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी है, वो अवेलेबल करा देना। तो बोले ये तीन ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट रहे। तो ऐसे में आप देखो कि ये जो मिशन कर्मयोगी है ना, इसमें 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं। पहला फ्रेमवर्क तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। दूसरा, कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट। तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। और चौथा, एसपीवी या स्पेशल पर्पस व्हीकल कर्मयोगी भारत। ये 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनमें कोर जो रोल है वो किसका है, सीबीसी का, दैट मीन्स कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का। ये क्या है कि एक कोलैबोरेशन करेगा, ये जो एंटिटी है जिससे कोलैबोरेशन, जैसे मान लो किसी स्टेट में कोविड के आउट केसेस आए, या फिर किसी स्टेट में पर्टिकुलर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे फ्लड्स के आ गए या डिजास्टर के कुछ भी आ गए, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या मान लो कि वहीं जैसे कोविड क्या, मलेरिया के केसेस आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पुअर्टी बहुत ज़्यादा है, किसी भी मुद्दे के ऊपर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेट करने का काम करेगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया कि एक कोलैबोरेशन का मैकेनिज्म भी तैयार कर देना। फिर उसके बाद में सीबीसी जो होगा वो कोलैबोरेशन के बेसिस के ऊपर, अब ओवरऑल देखा जाए तो सेंट्रल रोल प्ले करने वाला काम है ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का, ठीक है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या होगी काम करने की, ये जो प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके अंडर में काम कैसे किया जाएगा, उसकी जो मूल धारा है, या फिर कह सकते हैं ना कि जो एक फ्रेमवर्क है, वो सीबीसी के बेसिस पे ही डिसाइड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में चाहे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, कोई मिनिस्ट्री हो, कोई भी लेवल की गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट्स हो, उनके साथ में एंगेज करने के बाद में फिर अलाउ करना सिविल सर्वेंट्स को कि हाँ जी वो काम कर सके लोकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना, तो मिशन कर्मयोगी में 3 इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दिया गया कि कैसे काम किया जाएगा, और 4 इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स है कि काम करने में क्या मशीनरी काम करने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से मिशन कर्मयोगी जो है वो काम कर रहा है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रिफॉर्म का काम हो गया। अच्छा, आज की परिस्थितियों को देखें, 1947 की परिस्थितियों को देखें तो रात दिन का फर्क है। तो इसमें सिविल सर्विसेज को चेंज करना, सिविल सर्विसेज की अप्रोच को चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और उसी के बेसिस पे मिशन कर्मयोगी काम भी कर रहा है, ठीक है। कोविड बानी का मतलब ब्रिटल, एंजियस, नॉन लीनियर एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। दैट मीन्स कोविड के बाद में जो भी सिचुएशन सोसाइटी में बन रही है या वर्ल्ड ओवर बन रही है, वो सीधा सा स्टेटमेंट दे रही है कि भैया काम करने के तरीके को बदलो, और आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके की परिस्थितियों से डील करना होगा, चाहे फिर वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आए, चाहे फिर वो आजकल आप देख सकते हो कि किस तरीके से मूवमेंट्स चलते हैं, उनको हैंडल करना है कि भाई अचानक से मान लो कि आपके एरिया में अगर दंगे छिड़ गए तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो फ्यूचरिस्टिक मैनर में आपको समझना होगा, और ये चीज़ कोविड ने आपको ट्रायल के तौर पे सिखा दिया है कि आप कैसे काम करोगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इंडिया का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इसमें बेनिफिट दे रही है। चाहे आज हम बात करें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, डिजी लॉकर की, या फिर हम जो अभी सीपी ग्राम्स की बात कर लो, माई गॉव की बात कर लो, कोई भी काम हो रहा है उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, जिससे कि 135 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एकदम उनकी जो ज़रूरत है उनको ध्यान में रखते हुए फिर बाद में काम करना पॉसिबल हो सके। आज हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा यूज़ हो रही है, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी की बात कर लो, चाहे गवर्नमेंट की सर्विसेज या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की डिलीवरी की बात कर लो। तो कुल मिलाकर देखा जाए ना, ज़रूरत क्या है कि सभी वर्कर्स इंक्लूडिंग सिविल सर्वेंट्स
उनको कमिटेड होने से ही काम नहीं चलेगा, उनको अपने अंदर कॉम्पिटेंस भी लानी पड़ेगी। कॉम्पिटेंस का मतलब कि किस तरीके से आप अपने काम को डिलीवर कर सकते हो, वो काम करना आपको आना चाहिए। तो ये है पूरा कर्मयोगी मिशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लिफ्टिंग ऑफ। देखो कल हमने देखा था, एक्सप्लेन पेज पे डिटेल में देख लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, या फिर कल का ही वीडियो है शाम का, ठीक है, 4 तारीख का, ठीक है, जिसमें हमने एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल देख लिया था। इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मेड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसको प्रचंड बोला गया है, उसको एक हेलीकॉप्टर जो वो इंडियन एयरफोर्स को दे दिया गया है। उससे संबंधित हमने पूरी टेक्निकलिटीज़ को समझ लिया है, ठीक है, कि कब कारगिल वॉर में इसकी परिस्थितियां समझी गई थी, सियाचिन हो, अक्साई चिन हो, यहाँ पर हमें लड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है 5000 मीटर की हाइट पे भी वो हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, तो गर्मियों में थार डेजर्ट में भी आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमने स्पेसिफिकेशन देख ली। अब सवाल ये है कि क्या एडिशनल पॉइंट्स हैं हमारे पास में। जी बिल्कुल है, कल का आर्टिकल तो कल हो गया, उसके साथ कौन सा एक्सप्लेन पेज वाला, अब एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यहीं पर नहीं रुकना है, अभी बहुत लंबी जर्नी है। क्यों? रशिया ने जब से यूक्रेन पे अटैक किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम डिसीजन तक नहीं ले पा रहे हैं, या फिर डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम रशिया को, यूक्रेन को न्यूट्रलिटी में रहते हुए फिर बाद में डील कर रहे हैं, राइट। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, हम बहुत ज़्यादा डिफेंस हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मॉस्को पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। इंडिया ने बार बार अपनी तरफ से कह दिया, बोले टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इंडिया बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ को लेकर के, पर उसके बावजूद भी रशिया ने यूनिलैटरली अपने काम किए। दूसरी तरफ रशिया को मार खानी पड़ रही है, यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं वो लगातार थोड़ी थोड़ी करके ज़मीनें अपनी छुड़वा रहे हैं रशियन ट्रूप्स से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो रशिया अपनी खुद की लड़ाइयों में उलझा रहेगा, तो हमारी कल को ना चाइना पाकिस्तान से किसी से लड़ाई हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें फिर बाद में डिफेंस के लिए कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये हमारी खुद की नीड है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें हमारे खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स को, और ये चीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज कर रखी है कि 18 ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म जहां पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2022-23 का जो बजट आया उसमें डिफेंस बजट का 23%, तो इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि कैसे भी करके हम इंडस्ट्रियल लेड एफर्ट्स को प्रमोट करें। दैट मीन्स इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनीज को कोलैबोरेशन में लाया जाए और कैसे भी करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट की जाए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट ये रहता है कि एक तो हम हमारी ज़रूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे, और दूसरा एक मार्केट भी बन पाएगा कि हम हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बेच सके मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आज इंडिया और रशिया की जॉइंट कोलैबोरेशन के बेसिस पे ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की और हमने वो फिलीपींस को बेची है, और आज इंटरनेशनल मार्केट में ब्रह्मोस की डिमांड है। तो ऐसे में इंडियन डिफेंस की प्रोडक्शन की डिमांड बन रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस तरीके से डिफेंस हेलीकॉप्टर्स को भी हम प्रोड्यूस करेंगे और इनकी डिमांड बनेगी या नहीं, वो तो देखो वक्त बताएगा। पर सबसे प्राइम जो चीज़ है वो है हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स, और फिर उसके बाद में हम आराम से मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में सेल्फ रिलायंस पहले आए, आत्मनिर्भरता पहले आए, और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट भी करेंगे हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स। और ये जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ये बहुत बढ़िया स्टार्ट मिला है इंडिया को, जो कि टाइम पर डिलीवरी कंसिडर की जा रही है कि चलो ठीक है 2006 में आइडिया फ्लॉट हुआ था, फिर उसके वैसे तो देखो हमारे टाइम का मतलब हो गया कि कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी मान लो, बाकी डिले बहुत होता है हमारे यहाँ पर, अब थोड़ा सा कम डिले होने लग गया। अब क्या है कि डिफेंस सेक्टर को भी हमने ओपन कर दिया कि भाई आओ बाहर की कंपनियां भी आए और इंडियन कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करते हुए फिर काम करना होगा। जैसे ये प्रचंड हेलीकॉप्टर है ना, इसमें 2 इंजन्स हैं, उन दोनों इंजन्स की जो बेस है, ओरिजिन है, वो कहाँ का है? फ्रांस का। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हुई है इंडिया में ही, पर हाँ उसका डिजाइन कहाँ डेवलप होया हुआ है? फ्रांस में। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन के बेसिस पे काम करना हमारे लिए स्टार्टिंग हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल है फीड सिक्योरिटी से रिलेटेड। देखो गेहूं और चावल केवल हमारे ज़रूरतों के लिए नहीं होता है, गेहूं चावल के अलावा दूसरे फूड ग्रेन, ऑयल सीड, शुगर, कॉटन, ये मिलकर के और चारे का काम भी करते हैं पशुओं के लिए, लाइव स्टॉक्स की फीड एंड फॉडर का काम भी करते हैं। पर आपको पता है कि वीट क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुई,
ठीक है, अब की बार आपको पता है मार्च में जल्दी से गर्मी आने की वजह से, तो वीट प्रोडक्शन ग्रेन के हिसाब से तो हमने देख लिया, पर वीट प्रोडक्शन अगर अच्छे से नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वीट का प्लांट डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब जो वीट स्ट्रॉ है वो भी अच्छे से मार्केट में नहीं आई, इसका मतलब महंगाई बढ़ गई, 10 से 15 रुपए पर किलोग्राम के लगभग भाव से भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो जो चारा मिलता है ना फॉडर, उसमें भी आप देख लो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी लगभग 25.5% ज़्यादा रेटें लग रही हैं। ओके, इसके अलावा डी ऑयल्ड ब्रान, जब चावल की ऊपर का जो कवर निकल जाता है ना, उसको जब निकाल कर उसमें ऊपर के कवर को निकालने के बाद में उससे ऑयल निकाल लेते हैं, राइस ब्रान ऑयल, फिर उसके बाद में डी ऑयल बन जाता है ना, डी ऑयल्ड ब्रान, जो बचा हुआ जो कचरा रहता है पीछे का, वो काम आता है पशुओं को खिलाने के लिए। पर वही चीज़ है कि वो भी प्रॉपरली अभी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से बोला वो महंगा चल रहा है। इसके अलावा मोलेसेस या प्रोटीन इंग्रेडिएंट जैसे मस्टर्ड है या फिर सोयाबीन है, कॉटन सीड ऑयल केक है, मतलब तेल निकाल लिया और तेल के बाद में जो कहते हैं ना इसको, मतलब खड़ जिसको बोलते हैं, मतलब आप लोकल लैंग्वेज में पता नहीं आपके क्या बोलते होंगे, कि मतलब सरसों के तेल को सरसों सोयाबीन और कॉटन इनको क्रश कर लेते हैं तो तेल निकल जाता है एक तरफ और बचा हुआ मटेरियल एक तरफ। जो बचा हुआ मटेरियल होता है ना वो जानवरों के फॉडर फीड की तरह काम करता है, जो कि प्रोटीन इंटेक के तौर पे उनके लिए होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो भी बहुत महंगा चल रहा है। अब आपको ये पता है कि जब मिल्क प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक के लिए फीड ही महंगा हो रहा है तो मिल्क भी महंगा होगा कि नहीं? लोड किस पे है जी? कंज्यूमर पे। तो कुल मिलाकर के महंगाई का लोड हुआ कि नहीं? तो ऐसी परिस्थितियों में हमें महंगाई को कंट्रोल करना होगा, गवर्नमेंट को इस पर अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात ऐसी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में लगता ऐसा है कि थोड़ी बहुत महंगाई फॉडर में कम हो सकती है। कैसे? एक तो देखो अब की बार मॉनसून सरप्लस रहा है, तो ऐसे में फॉडर की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि खरीफ का सीजन है। अब खरीफ के सीजन में बाजरे की जो प्रोडक्शन है ना वो अच्छी खासी होती है, और बाजरे का जो स्ट्रॉ होता है ना, जो पूरा प्लांट होता है, क्योंकि उसमें ग्रेन तो है सबसे ऊपर ही ऊपर लिखता है, जिसको सिट्टा बोल देते हैं, है ना, वो तो ऊपर ही ऊपर लगता है। बाकी नीचे का जो पूरा है वो अच्छी खासी लेंथ का होता है, जिसको फिर काट करके फिर बाद में फॉडर की तरह यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं कड़वी। ठीक है, वो यूज हो जाता है। ओके, तो एक तो बोला इसकी वजह से थोड़े से हमें यूं लग रहा है कि हाँ महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा खरीफ मार्केटिंग सीजन है वो भी अब स्टार्ट होने वाला ही है, अक्टूबर मिड से स्टार्ट हो जाता है लगभग। ठीक है, खरीफ की कटने के बाद में जो भी ग्रेन्स हैं वो बिकने के लिए मार्केट में आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत उससे भी फर्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि मॉनसून ने थोड़ा बेनिफिट दे दिया। अच्छा, एक कारण और बताया जा रहा है कि आपको पता है सितंबर लास्ट तक बारिश रही है अब की बार, है ना, 30 सितंबर के लगभग तक बारिश रही है, तो उसकी वजह से रबी क्रॉप्स है ना उनको भी बेनिफिट होगा, जो अब कमिंग क्रॉप ग्रो होगी, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, और मॉइस्चर अगर होल्ड रहेगी तो फिर बाद में वीट है या फिर मस्टर्ड है या फिर कोई दूसरी जो रबी की क्रॉपिंग होगी तो उसमें भी फिर कम पानी से अच्छी उपज हो पाएगी, तो इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। अब देखो बात ऐसी है कि सरकार को लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर फार्मर्स है ना, उनके लिए उनकी इनकम को सप्लीमेंट करने का काम करते हैं लाइव स्टॉक्स। ठीक है ना, और लाइव स्टॉक सेक्टर अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो इसका मतलब फार्मर्स की इनकम कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फार्मिंग सेक्टर में लगभग 30% जो इनकम है वो किससे आती है? दूध या दूध से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है उनको बेच करके, या लाइव स्टॉक से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेटेड। आज डेयरी की बात करें, दूध की, सीधी सी बात है, आज हम दूध इनटेक करते हैं, मिल्क अगर खरीद के कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं फॉडर की अवेलेबिलिटी इंश्योर होना तो जरूरी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोटीनेशियस, दैट मीन्स प्रोटीन वाला जो यील्ड, हाई यील्ड का जो प्रोटीन है या फिर प्रोटीन इनटेक है पशुओं का, वो ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए अब क्या करना चाहिए सरकार को करना चाहिए फार्मर्स को इस चीज के लिए प्रमोट करे कि भाई आप जो है प्रोटीन युक्त अच्छी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, जिनमें जो एक बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ना कैटल्स की, वो पूरी हो सके और खेती भी की जा सके। इससे क्या होगा कि मार्केट से महंगा न्यूट्रिशनल फीड परचेज करने की नौबत नहीं आएगी अगर फार्मर अपने खेत में ही मतलब हाई यील्ड प्रोटीनेशियस अगर ग्रीन फॉडर प्रोड्यूस कर लेगा, मतलब खुद ही खुद के यहाँ पे हरा चारा जो है खेत में प्रोड्यूस कर ले, जो कि प्रोटीन कंटेंट अच्छे से रखता है, तो इससे फायदा क्या होगा कि अच्छे से फिर बाद में प्रोटीन इंटेक भी होगा, महंगाई जो मार्केट की है वो मार भी नहीं डालेगी, और दूध जो है उसका भी प्राइस एकदम से बढ़ेगा नहीं, कंज्यूमर पे लोड नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए
फॉडर क्रॉप ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि कम पानी में अच्छा फॉडर प्रोड्यूस हो सके, या फिर क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट चेंज को भी ध्यान रखते हुए क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स डेवलप की जाए फॉडर के लिए भी, इससे बेनिफिट हो पाएगा। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको पता ही है ना कि रेगुलर एग्रीकल्चर में ये सब्सिडियरी के तौर पे काम करती है। राजस्थान में की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरव्यू में कि महाराष्ट्र में इधर जो है वो किसान की इनकम कम होती है, या फिर जब कभी भी सूखा पड़ता है तो वहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं किसान, और राजस्थान के किसान जो कि लगभग हर 2-3 साल में एक बार सूखे का सामना करते हैं फिर भी वो लोग सुसाइड नहीं करते। तो इसका आंसर यही है कि राजस्थान के किसानों ने इस तरीके की एडेप्टेबिलिटी कर रखी है, एडेप्टेशन ऐसी है कि हम यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करें तो खेती के साथ साथ में जानवर पालना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कभी भी खेत में अगर ग्रेन प्रोडक्शन भी अगर खत्म हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, तो उस परिस्थिति में वो जो चारा होता है ना, जो स्ट्रॉ होती है, उसको काट करके गाय भैंसों को खिला करके दूध बेच करके अपना गुजारा कर लेते हैं। तो हार्डशिप का जो परिस्थिति, इसीलिए तो क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी हो जाती है ना, वो वाली चीज यहाँ पे बताई गई। फिर ये एक पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। और अगर देखा जाए नॉन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हमें देखो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री को तो हमें प्रमोट करना ही होगा, इनके प्रोटेक्शन तो करनी ही होगी, नहीं तो फिर बाद में महंगा फॉडर, महंगा मिल्क गरीब खरीद नहीं पाएगा, या कोई भी प्रोडक्ट जो है एनिमल या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड वो कोई परचेज नहीं कर पाएगा, तो फिर वो कंजम्पशन नहीं होगा, तो फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे इंप्रूव होगी, फिर तो माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम कंटिन्यू रह जाएगी। तो इन चीज़ों को करेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हम आगे देख लेंगे।